जय हिंद साथियों। डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर 2025 और 14 अक्टूबर 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाल ही में एक पुरस्कार मिला है और वह काजीरंगा निदेशक को मिला है। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी प्रश्न यूपीएससी, बीपीएससी, एईडीओ, बिहार एसएससी, सीजीएल, एएसओ, बिहार दरोगा और अदर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है, हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो रिसेंटली 5 बीचेज ऑफ विच इंडियन स्टेट रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो आप इस इमेज को देख करके आंसर पता लगा सकते हैं। आंसर क्या हो गया? तो महाराष्ट्र। तो ये सभी जो 5 के 5 जो तट है, समुद्र का तट है, ये महाराष्ट्र के तट है और इन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। और ये कौन कौन से है? तो श्रीवर्धन, नागांव और परनाका, गुहागर, लाडघर, ये सभी जो सभी 5 के 5 जो समुद्र तट है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, इसे ध्यान रखेंगे। बात करें महाराष्ट्र की तो श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहागर जो है, लाडघर, ये समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। यह प्रमाणन फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क द्वारा दिया जाता है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन की शुरुआत 1985 ईस्वी में फ्रांस से हुई थी और यह उन तटों को यह प्रमाणन दिया जाता है, यह सर्टिफिकेशन दिया जाता है जो स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरणीय अस्थिरता के 33 मापदंडों को पूरा करता है। और यह वैश्विक इको लेवल है जो पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ पर्यटन का प्रतीक है। तो बीपीएससी ब्लू फ्लैग प्रमाणन से करंट अफेयर्स इससे पहले पूछ चुकी है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, चोरी हो चुकी सांस्कृतिक वस्तुओं का विश्व का पहला आभासी संग्रहालय किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चर ऑब्जेक्ट्स? तो इसका सही आंसर आप यहां से पता कर सकते हैं किसका स्टोरी है। तो यूनेस्को द वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चर ऑब्जेक्ट्स और रीस्टोरिंग हेरिटेज राइजिंग अवेयरनेस, ये किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है यूनेस्को। यूनेस्को किससे संबंधित है? यूनेस्को ने यह लॉन्च किया है आभासी संग्रहालय, वर्चुअल जो म्यूजियम है, इनको शुरू किया है यूनेस्को ने। यूनेस्को ने चोरी हो चुकी सांस्कृतिक वस्तुओं का विश्व का पहला आभासी संग्रहालय लॉन्च किया और यह लॉन्च जो है मोंडिए कल्ट 2025, जिसको वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ कल्चर पॉलिसीज जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था इसके दौरान इसे किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो अवैध सांस्कृतिक विरासत तस्करी को उजागर करना और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। संग्रहालय में 46 देशों की लगभग 240 चोरी हुई वस्तुएं प्रदर्शित होंगी। इसमें भारत के 2 प्रमुख कलाकृति शामिल है जिसमें नटराज मूर्ति और ब्रह्मा प्रतिमा, महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ 9वीं शताब्दी वाली प्रतिमा है इसमें, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में पूर्वी अंटार्कटिका में किस नए भारतीय अनुसंधान केंद्र स्थापना को मंजूरी दी है? विच न्यू इंडियन रिसर्च स्टेशन इन ईस्ट अंटार्कटिका हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन फिनांस मिनिस्टर? तो इसका सही आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, मैत्री टू इंडिया इन अंटार्कटिका। तो इसका सही आंसर मैत्री 2 हो जाएगा। मैत्री 1 पहले से कार्यरत है, तो अब किसको किया गया है? मैत्री 2 किया गया है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने पूर्वी अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। यह भारत का चौथा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन होगा। इससे पहले 3 स्टेशन कार्यरत है, 3 स्टेशन कार्यरत है और ये चौथा होगा। ये चौथा स्टेशन है, इसे ध्यान रखेंगे। और यह हरित अनुसंधान अर्थात ग्रीन रिसर्च को बढ़ावा देगा और जो सौर और पवन ऊर्जा से संचालित होगा। परियोजना का उद्देश्य अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान और जलवायु अध्ययन को बढ़ावा देना है। इसके जनवरी 2029 तक कार्यात्मक होने की उम्मीद है और इसे राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा द्वारा संचालित होगा। और इसके अलावा कौन कौन सा? तो दक्षिण गंगोत्री ध्यान रखेंगे, भारती और मैत्री का 2, मैत्री 1 और मैत्री 2, तो टोटल 4 जो है अभी तक
अनुसंधान केंद्र स्थापित हो चुके हैं। चौथा है मैत्री 2, मैत्री 1 और 2 मिला के कितना हो गया 2, और 2 इधर, तो टोटल 4 हो गया। अभी हाल ही में मैत्री 2 को लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। भारत ने हाल ही में आयोजित गाजा शिखर सम्मेलन, गाजा समिट में अपने मंत्री को किस देश भेजा? तो ये गाजा शिखर सम्मेलन, गाजा समिट कहाँ हो रहा है? तो इसका सही आंसर है मिस्र, अर्थात इजिप्ट। इजिप्ट में, मिस्र में हो रहा है। और ये देखिए कीर्तिवर्धन सिंह है, कीर्तिवर्धन सिंह जो भारतीय मंत्री है, इन्हें भेजा गया है, मिस्र भेजा गया है। बात करें मिस्र अर्थात इजिप्ट की, तो ये रहा इजिप्ट का मैप, मिस्र का मैप। ऐसे देखिए ये इजिप्ट का मैप है। अब इजिप्ट के पश्चिम में कौन है? तो लीबिया है। इजिप्ट के दक्षिण में कौन? दक्षिण में सूडान है। इसके पूरब में रेड सी है, रेड सी अर्थात लाल सागर है। ये सभी स्ट्रेटेजिक मैप याद रखना अनिवार्य हो जाता है। और इधर मेडिटेरियन सी है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला जो है कौन सा नहर? तो सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, सुएज नहर, इसे याद रखेंगे। ये है सुएज नहर, लाल सागर को भूमध्य सागर से। और इनसे लगा हुआ अन्य देश है, ये देखिए इजिप्ट से अर्थात मिस्र से इजराइल लगा हुआ, ये रहा इजराइल। इजराइल के बगल में सीरिया, इराक, उसके सीरिया के बगल में इराक है, और इजराइल के बगल में जॉर्डन है, ऊपर में तुर्की है, और इधर ईरान है। ये सभी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत ने गाजा शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने केंद्रीय मंत्री को मिस्र भेजा। जो मिस्र की राजधानी है वो कहाँ है? काहिरा में है, उत्तर पूर्वी अफ्रीका। ये उत्तर पूर्वी अफ्रीका भाग में मिस्र आता है। और सिनाई प्रायद्वीप पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ है यह। और सीमाएं देखेंगे तो सीमा में बाउंड्री में लीबिया, सूडान, इजराइल, गाजा पट्टी, और जल सीमा में भूमध्य सागर और लाल सागर इसके जल सीमा में अवस्थित है। और साथ ही नील नदी जो मिस्र की मुख्य विशेषता है, नील नदी, नील डेल्टा और माउंट कैथरीन इसकी प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंड 2025 कहाँ शुरू हुआ? Recently where the India-Australia Joint Military Exercise ऑस्ट्रा हिंड 2025 commence, जिसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। यह अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। ये देख सकते हैं आप ऑस्ट्रा हिंड। तो ऐसे यदि प्रश्न पूछा जाए ऑस्ट्रा हिंड किन दो देशों के बीच होता है, इनके नाम में ही स्पष्ट है। ऑस्ट्रा मतलब ऑस मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रा, और हिंद मतलब हिंदुस्तान। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच यह एक्सरसाइज होता है। और अभी कहाँ आयोजित हुआ है ये प्रश्न था, तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। यह ऑस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण है। और यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, मतलब साल में एक बार होता है। और उद्देश्य क्या है? तो सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, इंटरऑपरेबिलिटी क्षमता में सुधार करना। और यह अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है। हाल ही में काजीरंगा के निदेशक को राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रिसेंटली द डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा वाज अवार्डेड व्हिच प्राइज फॉर इनोवेशन इन नेशनल पार्क? तो आप देख सकते हैं ये काजीरंगा के निदेशक है सोनाली घोष। ये है सोनाली घोष, इसे ध्यान रखेंगे। और इसे वैश्विक IUCN केंटन मिलर, ये पुरस्कार का नाम है, IUCN केंटन मिलर पुरस्कार, जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। और ये है, इसका नाम है सोनाली घोष, और पुरस्कार का नाम है केंटन आर मिलर पुरस्कार। ये दिया गया है किसके लिए? IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके लिए केंटन मिलर पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? सोनाली घोष को मिला है। ये कहाँ की निदेशक है, कहाँ की डायरेक्टर है? डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क की डायरेक्टर है, इसे ध्यान रखेंगे। तो यह पुरस्कार कब से? तो 2006 में शुरू किया गया था। इसे विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग WCPA द्वारा दिया जाता है, जो IUCN का एक तकनीकी आयोग है। और यह उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्र में नवाचार और नेतृत्वकारी भूमिका निभाई हो। यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है। और काजीरंगा के निदेशक इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं। हाल ही में भारत की पहली सहकारी संचालित कंप्रेस्ड बायोगैस और पोटाश ग्रेन्यूल्स परियोजना कहाँ शुरू हुई है? इस प्रश्न को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। साथ ही इसमें एक और पॉइंट आया है, ग्रेन्यूल्स परियोजना है, इसे ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया कोपरागांव जो है, कोपरागांव अहमदाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में
इसका सही आंसर होगा कोपरागांव, अहमदनगर, महाराष्ट्र में ये जो है ये कंप्रेस्ड बायोगैस पोटास ग्रेन्यूल्स परियोजना को शुरू किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। और यह भारत की पहली सहकारी संचालित कंप्रेस्ड बायोगैस पोटास ग्रेन्यूल्स परियोजना है और उद्घाटन गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। और कृषि अवशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस और पोटास उत्पादन होगा और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत और उर्वरक दोनों है। यह परियोजना का संचालन सहकार महर्षि शंकरराव कोल्हे सरकारी चीनी मिल द्वारा किया गया और प्रतिदिन यहाँ 12 टन कंप्रेस्ड बायोगैस और 75 टन पोटास का उत्पादन होगा। हाल ही में किस देश ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ताइवान। ताइवान के द्वारा यह घोषणा की गई है और ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की और राष्ट्रपति लाई चिंगते ने यह घोषणा चीन से बढ़ते खतरे के जवाब में किया और यह प्रणाली इजरायली आयरन डोम के समान बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली के रूप में विकसित की जाएगी। हाल ही में किस राज्य में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 परियोजना की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर है आसाम। आसाम राज्य में इसको शुरू किया गया है अरुणोदय 3.0 और इस परियोजना के तहत राज्य के 24.6 लाख से अधिक आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। और यह योजना विभिन्न लाभ है, जैसे कि दवाओं के खर्च के लिए प्रति परिवार 400 रुपये, बालों के लिए 200, यहाँ पे 400 पर फैमिली फॉर मेडिकल एक्सपेंस, और बालक है या बालों ने गलती स्टेप हो गया, 200 फॉर चिल्ड्रेन एंड 150 फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये सभी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया? तो इसका सही आंसर है, आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो केरल बिल्कुल सही आंसर है। तो केरल जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया। तो केरल ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया। उद्देश्य क्या है? तो मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले जंगली जानवरों को समाप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना। और अब राज्य सरकार किसी क्षेत्र और समय के लिए वन जीवों को पीड़क जंतु या हिंसक घोषित, इसे इंग्लिश में वर्मिन बोलते हैं, वर्मिन घोषित कर सकती है, जो पहले केवल केंद्र के पास था। अब इस संशोधन के बाद राज्य भी ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो सकता था 14 अक्टूबर 2025 से रिलेटेड, उन सभी को देखा है। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।